कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को इतिहास सब्जेक्ट का यहाँ पे मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। ये वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से 40 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। और ये जो है ये मॉडल सेट है, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा वो पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मतलब सेम पैटर्न में रहेगा। और मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को आईएमपी सूची प्रोवाइड करूं। जैसे परीक्षा बोर्ड में मैंने आईएमपी सूची कक्षा 10वीं वालों को दिया है ना, वैसे ही। और 10वीं वालों को जो दिया था, पिछले साल दिया था, पूरा आया था, इस साल भी वैसा ही होगा। तो मैं चाहता था कि आप लोगों को भी वही दूँ, लेकिन कुछ कारणवश आप लोगों को आईएमपी सूची प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को मॉडल पेपर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो चलो मैं आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर दिखाता हूँ और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता में गोदी किस स्थल में था? तो उत्तर क्या लिखोगे? लोथल में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में गोदी जो है वो लोथल एक जगह है, ठीक है, गुजरात के एक जगह पे है, जगह है लोथल। तो उसी जगह में गोदी जो है पाया गया है, ठीक। तो गोदी लोथल में था। इसके बाद है अशोक किस वंश का शासक था? तो आप लोगों को पता होगा, सम्राट अशोक मौर्य, बिंदुसार अशोक का नहीं, बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और बिंदुसार का बेटा राजा अशोक है, ठीक है। तो ये अशोक लेना। तो चलो आगे देखते हैं। और ये वंश जो है ये मौर्य वंश से है ना। आगे देखो, कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था। आप लोगों को ये बात पता है? नहीं पता होगा, है ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज के बीच में जब सिकंदर है ना, तो सिकंदर का ये एक सेनापति था। सिकंदर की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन सिकंदर का विजय अभियान जो है वो चल रहा था। तो उसी के नाम से ना मेगास्थनीज जो है कमान अपने हाथ लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया। युद्ध में हार गए और हारने की वजह से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। अगर कुछ डिटेल में पूछता है और डिटेल से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपको इस तरह से स्टोरी देना है, ठीक। आगे देखो, महाभारत का मूल पाठ किस भाषा में लिखा है? तो महाभारत का जो मूल पाठ है वो है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में मूल पाठ लिखा गया है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। जनपद का क्या अर्थ था? तो जनपद का जो अर्थ होता है वो होता है लोग निवास करते हैं ना। देखो, जनपद एक ऐसा भूभाग है जहाँ लोग निवास हेतु बस जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं, ठीक है। जनपद, जिस जगह पर लोग निवास के लिए बसते हैं उसे क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। धर्म क्या है? धर्म जो है, सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, ठीक है। क्या लेना है? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे देखो, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा था, इसका दूसरा नाम क्या था? तो मैं भूल गया था, ठीक। सिद्धार्थ इसका नाम है, ठीक है। आगे देखो, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं। अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अकबरनामा ग्रंथ का तृतीय खंड आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, आइन ए अकबरी। अगर ये प्रश्न आता है तो क्या लिखोगे? ये उर्दू शब्द है ना, आइन ए अकबरी। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो जो बहुत फेमस इतिहासकार, कवि, अमीर खुसरो को इतिहासकार भी कहते हैं, कवि भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये किसका शिष्य है? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है। दामिन ए को क्या है? तो दामिन ए को जो है वो ज़मीन थी जो अंग्रेज़ों द्वारा संथालों को दी गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा जो संथालों को दी गई ज़मीन है उसे दामिन ए को कहा गया है। 12वां प्रश्न है, शिल्पाधिकारम क्या है? तो शिल्पाधिकारम जो है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य को शिल्पाधिकारम कहते हैं। अकबर के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो वित्त मंत्री का नाम जो था वो था राजा टोडरमल था। क्या था? राजा टोडरमल। है तेनालीराम किसके मंत्री थे? तो तेनालीराम जो है ना कृष्णदेव राय के मंत्री थे। देखो,
अकबर के बारे में भी स्टोरी बन चुका है, ठीक है, टीवी सीरियल आप देख चुके हैं, टीवी सीरियल बन चुका है। इसी तरह से तेनालीराम वाला जो एक सीरियल आता है ना, वो भी बन चुका है, तो आप लोग उसे भी देखे होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कृष्णदेव राय जो है बैठे रहते थे और तेनाली जो राम थे उससे कुछ मतलब कुछ एक मज़ेदार स्टोरी है ये, आप लोग देख लेना टीवी में, ठीक है, मुझे अच्छा लगा था वो। तो तेनालीराम जो है राजा कृष्णदेव राय के मंत्री थे। इसके बाद है अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो उत्तर क्या लिखोगे? नल इरा दिव्या प्रबंध इसके अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन है, ठीक है, एक साथ सभी को जोड़ दिया है, जैसे कि संस्कृत में जोड़ा रहता है ना, वैसे ही संस्कृत ऐसे ही रहता है। इसके बाद 16 है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ साथ जो है वो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। और कहाँ तक गए थे? दांडी तक ना, दांडी जगह है तो दांडी यात्रा मतलब दांडी ही वो लोग गए थे और दांडी जाके नमक बनाए थे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है असहयोग आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि का परित्याग किया था? तो असहयोग आंदोलन के आरंभ में महात्मा जी ने केसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग किया था। केसर ए हिंद ये भी उर्दू शब्द है, केसर ए हिंद। इसके बाद है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कितनी देसी रियासतें थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल 562 देसी रियासतें थी, ठीक है, कितने? 562। 562 जो देसी रियासतें हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते हो? नहीं जानते हो क्या? गुजरात में अभी बहुत बड़ा मूर्ति बना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, रातों रात 562 देसी रियासतों को ना भारत में विलय कर लिया था। अंग्रेज लोग क्या किए थे कि अंग्रेज लोग कहे थे कि जब पाकिस्तान को अलग किया था तो वो लोग कहे थे कि सभी को हम स्वतंत्र करते हैं और जो जिसके साथ मिलना चाहते हैं उसके साथ मिल जाए। तो ऐसा खेल करके ना चले गए थे अंग्रेज, मतलब ये लोग लड़े मरे एक साथ, ऐसा कुछ हो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया और 562 देसी रियासतों को रातों रात ना भारत में मिला ले, तो भारत बन गया। सोचो, जो आज का भारत है ना वो पूरा रियासतें थी और उन सभी रियासतों को एकीकरण करके आज जो हम राज्य में रहते हैं, जो अलग अलग राज्य है, जो आज केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये सब के सब एक होके एक राज्य, एक जिला, जनपद इस तरह से बना है। तो ये सब क्या थे? एक समय में रियासतें थी, राजा का गढ़। समझ में आ रहा है? अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा बेझिझक लिख देना, आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक। आगे देखो 19वां प्रश्न, किस स्थान पर पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन जो था वो लंदन में आयोजित किया था। दूसरा भी लंदन में, तीसरा भी लंदन में, ठीक है, तो लंदन में ही लोग हैं। इसके बाद है खूब लड़ी वो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की बारे में है ना, तो किसकी रचना थी? तो ये जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। प्रश्न पूछ देता है किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। झांसी की रानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, पीछे में मृत जो पुत्र है, दत्तक पुत्र है ना, उसका खुद का पुत्र नहीं था, उसने गोद लिया था और वो मर चुका था वो बच्चा जो है, तो उसे पीठ में बांध कर ना अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। तो ये वही स्टोरी है, डायलॉग है कि खूब लड़ी वो झांसी वाली रानी थी, ठीक, यही है। तो ये जो शब्द जो लिखा है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, ठीक है, ये उसकी ही क्या है, रचना है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में कौन कौन सी समानताएं थी, स्पष्ट कीजिए। समानताएं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं, कौन सा धर्म पहले आया बाद में देखना है इसको। चलो, जैसे कि हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध किया ना, तो दोनों ने किया है, दोनों ने हिंदू धर्म का कुरीतियों का विरोध किया है। और कौन कौन से कुरीतियों का विरोध किया है? एक तो धर्म जाति पात का विरोध किया, छुआछूत का, क्योंकि हिंदू धर्म में छुआछूत बहुत ज़्यादा माना जाता है, आज भी छुआछूत है। सोचो कितने पुराने समय में अब हम देखते हैं तो 4-6 हज़ार वर्ष हो चुका है, उसके बाद भी आज भी छुआछूत है। और ये छुआछूत अब कब ख़त्म होगा? तो जब जो अनपढ़ लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जब चले जाएंगे और जितने भी शिक्षित वर्ग आएंगे, उसके बाद ये छुआछूत ख़त्म हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकते,
ठीक है, दूसरे धर्म में कहा शादी नहीं कर सकते। तो जब शिक्षित वर्ग आएंगे ना, तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। ज़्यादा समय तक नहीं, 100 150 साल 200 साल के बाद ना ये सब चालू हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बदलाव होगा। फिर जो भाई पढ़े लिखे लोग जो हैं वो शिक्षित वर्ग में आते हैं, तो उन्हें छुआछूत से क्या मतलब है। अब जब छुआछूत ही नहीं होगा तो सबका रहन सहन एक जैसा हो जाएगा, अच्छा रह जाएगा। और अच्छा रहेगा तो कोई जाति पात नहीं देखेगा, ठीक है, जाति पात नहीं देखेगा तो किसी के साथ भी वो शादी कर लेगा। तो इस तरह से जाति पात का जो प्रथा है, छुआछूत, तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। बहुत कम हो गया है अभी की स्थिति में। सिटी जितने बने हैं, सिटी में तो कोई नहीं कहता है कि भाई आप इस जाति के हो, यहाँ मत बैठो, होटल में मत खाओ, ऐसा कुछ कहते हैं क्या? नहीं, कोई भी जाति का है, कोई भी रहे, खाना खा सकते हैं। और वहाँ पे जो लगे हुए हैं ना, हो सकते हैं वो अच्छे कास्ट के हो, ठीक है, बड़े कास्ट का, अच्छा का मतलब मेरा बड़े कास्ट के हिसाब से, तो वो भी क्या करेंगे, वो जो खाएं उसके जूठे को तो साफ कर रहे हैं ना, पैसा दें तो साफ तो करेगा। तो ये जो है कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को इस स्टोरी में मज़ा आ रहा होगा कि हाँ भाई जाति पात बंद हो जाएगा तो हम जिसे पसंद करते हैं उससे शादी हो जाएगा, ऐसा कुछ मन में चल रहा होगा। अभी आप लोगों के लिए ये बेनिफिट नहीं है, ठीक है, बाद में मिलेगा ये। आपके पूर्वजों को, आप क्या हो गए, आपके मतलब जो आने वाले जनरेशन है ना, उनको ये मिलेगा। आगे देखो, दोनों क्षत्रिय राजकुमार, दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय राजकुमार थे, दोनों ही जीवों के प्रति दया भाव रखते थे, दोनों का जनसाधारण पर विशेष प्रभाव था। ठीक है, आगे देखो, अहिंसा पर बल, दोनों जो है अहिंसा पर बल देते थे, दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास रखते थे और किसी भी जीव को कष्ट देना महापाप समझते थे। ईश्वर की सत्ता को न मानना, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे और वेदों को भी ईश्वर कृति नहीं मानते थे। अब ये देखो, हम गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, जबकि वो लोग खुद अब कह सकते हो कि वो लोग भगवान को नहीं मानते थे, मतलब भगवान नहीं होता है कह रहा है, ये ईश्वर की देन नहीं है, वेद जो है मनुष्यों ने लिखा है। हमें ये बात, चलो मैं ये बात मैं क्लियर कर सकता हूँ कि ये वाकई में मनुष्यों के द्वारा लिखा होगा, ठीक है, मनुष्य के द्वारा ही लिखा गया है। जैसे आज के जितने भी आप लोग ग्रंथ पढ़ते हो, मनुष्यों के द्वारा ही लिखा गया है, सबको पता है, ठीक है। बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं वो सब मनुष्यों के द्वारा। हमें पता नहीं है कि वेद को किसने लिखा, लेकिन हम सुनने में आया है कि ये वेद की जो उत्पत्ति है ना, इसकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी से हुई है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि इसके हिसाब से लिखा है, लेकिन वेद की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा जी से, चारों वेदों की। तो ब्रह्मा जी से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति होने के बाद में इसे लिखा गया है, कहते हैं मनुष्यों के द्वारा, उसी के शब्दों को। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद है यज्ञ व कर्म कांड का विरोध ही कह रहा है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म यज्ञ, मतलब जो यज्ञ कराते हैं, हवन आदि अनुष्ठान अथवा आडंबरों से दूर थे और यज्ञ में बलि देने के कट्टर विरोधी थे। मतलब यज्ञ जब करा रहे हैं तो उसे बलि नहीं देना चाहिए, इसके कट्टर विरोधी भी थे। और पवित्रता पर बल देते थे, दोनों धर्म बाहरी और आंतरिक पवित्रता के पक्षपाती थे। जातिवाद का विरोध, दोनों धर्म जाति के घोर विरोधी थे और अन्य धर्म वालों का अपने धर्म में आने के लिए स्वागत करते थे। मोक्ष का समान लक्ष्य दोनों में वही है, मुक्ति दिलाने के लिए मोक्ष को आवश्यक मानते थे। वे पुनर्जन्म एवं आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहते थे। अगला है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसने कौन सी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो ये जो है ना, जेम्स प्रिंसेप जो है, ईस्ट इंडिया के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों पर लिखी ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालना तथा ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सहायता की। इस प्रकार मौर्यकालीन इतिहास की एक नई तस्वीर सामने आई। निसंदेह अभिलेख विज्ञान की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बस इतना ही इसका उत्तर रहेगा, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप कौन था? तो जो सम्राट अशोक है उसके जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने में ये मतलब पढ़ने में सहायता किया। बस इतना ही है इसका। महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ का वर्णन कीजिए। देख लेते हैं महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन कह रहा है। तो महाभारत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का, एक मिनट, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में प्राक कौशल के रूप में मिलता है। पूछा जाता है कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राक कौशल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है ना, तो प्राक कौशल लेना है। किंवदंती है कि चेदी देश का राजा
भब्रुवाहक अर्जुन पुत्र था, जिसकी राजधानी चित्रांगदपुर थी, जो वर्तमान में सिरपुर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर का तादात्म्य वर्तमान रायपुर से किया जाता है। मतलब जो चित्रांगदपुर है ना, मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर है, इसको वर्तमान में हम रायपुर के नाम से अभी जानते हैं, कह रहे हैं। और महाभारत युगीन राजा मोरध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज को पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन पांडे ने महाभारत के वन पर्व में वर्णित ऋषभ तीर्थ नामक स्थान में नामित किया था, जो वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में शक्ति के निकट स्थित है। इस प्रकार आरंग को मोरध्वज की नगरी कहा जाता है। किंवदंती है कि राजा मोरध्वज ने छद्मवेशी सिंह के लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से काट दिया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ गया, कह रहा है। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है, इस प्रकार वैदिक सभ्यता के उत्तरार्ध में दक्षिण कौशल में आर्यों का आगमन हो चुका था। दक्षिण की ओर आर्यों के बढ़ने का समय साधारणतः 800 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। छत्तीसगढ़ में महाकाव्यकालीन पौराणिक एवं जनश्रुति रूपी अनेक कथाएं प्रचलित है। 24वां प्रश्न है, चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद के सत्याग्रहों के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या है भाई? तो चंपारण जो सत्याग्रह है ये सन 1917 में महात्मा गांधी को, देखो चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था ना तो महात्मा गांधी को बिहार बुलाया गया था। ठीक है, बिहार बुलाया गया था। और ये चंपारण सत्याग्रह जो है किस कारण हुआ था? किसानों हेतु काश्तकारी की सुरक्षा के साथ अपनी पसंद की फसलें उपजाने की स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो अगले वर्ष गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा के अभियानों ने गांधी जी को एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता की छवि प्रदान की जिसके मन में गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। ठीक, तो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के सत्याग्रह को महत्वपूर्ण प्रकाश डालने के लिए कहा था। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की व्याख्या कीजिए, कह रहे। एक तो है नगर वियोजन। नगर वियोजन क्या है? देखो बहुत मज़ेदार है वहाँ की नगर वियोजन। मैंने इसकी एक स्टोरी पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वहाँ ना पक्की ईंटों का ना उपयोग किया जाता था और सड़क समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब एक रेखा खींचोगे और बीचों बीच एक और रेखा। गणित पढ़े हो ना? गणित पढ़े तो कैसे था? समकोण कर काटती मतलब एक सीधी रेखा को बीचों बीच से काटने वाली रेखा, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण। तो उस प्रकार की सड़कें थी। और जो घर की जो दरवाजे हैं ना कभी भी सड़क पे नहीं खुलते थे। कहाँ पे खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। क्यों? देखो हमसे ज़्यादा ना वो लोग समझदार थे। मान लो अगर हम सड़क में अपने घर के दरवाजे को खोल देते हैं तो जो बच्चे हैं वो सड़क के दरवाजे से सामने आएंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ना अब सोचो ये एक तर्क है, इसीलिए उसके जो सड़क दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुलते हैं, लेकिन खिड़की जो है वो आगे की ओर होता था। तो ये उसकी नगर वियोजन है। बहुत मज़ेदार है ना। और वहाँ पे एक आंगन, उसके घर में आंगन होता है जैसे हमारे घर में होता है, स्नानागृह होता है। ठीक है, रसोई तथा छत पर पहुँचने हेतु सीढ़ियाँ होती थी। और जो मोहनजोदड़ो है में विशाल स्नानागार भी मिले हैं जिसे विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से प्रयोग में लाया जाता था। यहाँ के लोगों ने जल निकासी के लिए नालियों की अच्छी व्यवस्था की थी। नालियाँ पक्की बनी हुई थी। नहर के बाहर एक बड़ा नाला था जिसमें सारे नगर का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता था। मतलब सोचो जो आज हम शहर बनाते हैं ना, कुछ हद तक के हम शहरों को उसी तरह से बनाते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता खत्म तो हो गया था, लेकिन आज जो हम यूज कर रहे हैं सोचा जाए तो पहले की जो जीवन था आज के जीवन से ज़्यादा बेटर था। अगर उनके स्थिति को देखा जाए तो सड़क भी बहुत अच्छी थी, पक्की सड़क। ठीक है, पक्की का मतलब सीमेंट वाला नहीं होता था भाई, वो अलग पक्का होता था, ईंटें ऊँट का उपयोग करके। पहले उस समय सीमेंट का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, शिल्प देख लेते हैं हम। शिल्प में क्या कैसा है? तो हड़प्पा संस्कृति में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे।
जो राज्य द्वारा व्यवस्थित होते थे। तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा कांसा बनाया जाता था। मतलब वो लोगों को कांसा बनाने की जानकारी थी, और कांसा बनाने की जानकारी मतलब सोच लो कि हम लोग उसी से सीखे हैं। वो लोग क्या करते थे, टीन में तांबे को मिला देते थे। टीन में तांबे मिलाने से कांसा बनता है ना। शिल्प कांसे से प्रतिमाओं और बर्तनों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे छुरा, कुल्हाड़ी, बर्छा तथा आरी। खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसमें पता चलता है कि हड़प्पा के नगरों में कई अन्य महत्वपूर्ण शिल्प भी मिले थे। यहाँ के लोग ऊन अथवा सूत कातने हेतु तकनीक का प्रयोग करते थे। ईंटों के विशाल भवन इस बात का प्रमाण है कि स्थापत्य वहाँ के लोगों का एक महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पा के कारीगर मड़ियों के निर्माण में भी निपुण थे। कुछ सोने चांदी तथा रत्नों के आभूषण बनाते थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे। उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन चिकने तथा चमकीले होते थे। इसके बाद है कच्चे माल के पास स्थित बस्तियाँ। शिल्पों के लिए कुछ कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध था। इसमें शंख है, सेलखड़ी है, लाजवर्द मणि है आदि शामिल थे। अतः राज्य की ओर से स्थानीय लोग कच्चे माल के पास स्थित बस्तियाँ बसाते थे। इसके बाद है देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना या चलाना है। इसी तरह से लंबी दूरी के संपर्क है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे बताया गया। इनको देख लेना, छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक, अथवा देखते हैं अब। अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो नगर योजना के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कह रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसा था। ठीक है, जो गलियां हैं, नगरों में गलियों तथा बाजारों की व्यवस्था दी गई है। मकान अनेक प्रकार के थे जो पक्की ईंटों के बने हुए थे। ये सब चीज़ वही लिखना है जो जस्ट मैंने अभी बताया, तो वही प्रश्न है ये भी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। व्यवस्थित सड़कें और गलियाँ हैं, चौड़ी सड़कें तथा गलियाँ हैं। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, और इसके बाद है, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, ये चौड़ी सड़कें तथा गलियाँ को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नंबर पॉइंट है। नंबर पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें बहुत चौड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक सड़क 36 फुट तक के चौड़ी थी तथा एक दूसरी सड़क 18 फुट चौड़ी थी। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी या कम चौड़ी सड़कें भी अवश्य थी। दो छोटी सड़कें जिसकी चौड़ाई 12 फुट 9 फुट थी। गलियों की चौड़ाई 4 फुट से 7 फुट के बीच रखी जाती थी। मतलब बहुत ज़बरदस्त था उस समय का। सड़कों के मोड़ पर दीवार की गोलाई देखो, तो सड़कों की मोड़ पर दीवार की गोलाई की बात कर रहे हैं। नालियाँ की बात करें, नालियाँ भी मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 26वां, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे? बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह के बने? तो मुगल इतिहास विशेषता अकबरनामा के अनुसार बात कर रहे हैं ना, तो देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको सीधा टॉपिक दिखा देता हूँ। इसमें बताने की कोई बात नहीं है। ये लोग ये सब देख लें। विभिन्न निजाति तथा धार्मिक समूहों की उपस्थिति है। दूसरा है भारतीय मूल के अभिजातों का शाही सेवा में प्रवेश है। तीसरा है ईरानियों और मराठों का प्रवेश है। और चौथा है अभिजातों के पद का निर्धारण है। और इसी तरह से अभिजात तथा बादशाह के मध्य संबंध है। और कुछ जो हिस्सा है वो यहाँ पे है। इसके बाद देखो, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख इमारतों का वर्णन कर रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ना हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई है, दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की, जिसमें हरिहर जो है पहले शासक बना और बाद में बुक्का बना। जब हरिहर की मृत्यु हो गई उसके बाद बुक्का जो है राजगद्दी पर बैठा। और इनका जो युद्ध है ना, ये ब्राह्मणी समाज के साथ होते रहता था। झड़प मतलब होते रहता था, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये रियल फैक्ट है जो मैं जानता था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और आपके दिखाता हूँ। विट्ठल मंदिर है, फिर है महान वली डिब्बा है, इसके बारे में। कमल महल है, और 5वां हाथी महल है। 6वां है हजार राम मंदिर है। ठीक, इसके बाद देखो 27वां, महात्मा गांधी जन नेता थे, कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो ये रहा इसका कुछ हिस्सा, उत्तर। और मैं भी आपको सिर्फ उत्तर दिखा सकता हूँ, ये उत्तर। ठीक है, इसके बाद देखो अथवा भी दिया है।
कृषि इतिहास लिखने के लिए आइन ए अकबरी का स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में क्या समस्याएं थी? इतिहासकार ने इन समस्याओं से कैसे निपटे? तो देख लो भाई, इसका उत्तर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया, 3 ही, और ये समस्याएं हैं उनकी। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं 28वां प्रश्न। भारत के मानचित्र निम्नांकित को दर्शाइए कह रहा है। मथुरा है, बोध गया है, धौलावीरा है, महानदी, विजयनगर, अंडमान निकोबार द्वीप है। बहुत आसान है, देख लो। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात पे है। ठीक है, मथुरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। बोध गया जो है ये बिहार में है, बोध गया। ठीक है, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ये गलत जगह दर्शाया है, आपको छत्तीसगढ़ में दर्शाना है। विजयनगर जो है ये जो है कर्नाटक में है। ठीक, और अंडमान निकोबार द्वीप जो ये जो राइट हैंड साइड में डॉट डॉट बहुत सारा दिख रहा है ना, ये है। ठीक, इसके बाद देखो 29वां प्रश्न क्या है। महाभारत एक मिथक नहीं बल्कि एक सच्चाई है, प्राण देते हुए सिद्ध कीजिए कह रहा है। मतलब आपको सिद्ध करना है किसी भी प्रकार से। आप कैसे सिद्ध करोगे? तो देखो यहाँ पे कुछ 6 घटनाएं हैं, इनको आपको बताना है। ठीक है, और कुछ है 8 घटनाएं बताएं, 8 घटना के माध्यम से सिद्ध कर पाओगे। फिर अथवा प्रश्न, प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जैसे परिवार वाला, ये इसका वर्णन करना है। फिर गोत्र शिक्षा, इसका भी। ठीक है, और अतिथि सम्मान है, दास प्रथा है, इन सबको बताना है। अगला जो है 6वां, देखो 6वां में जीवन के चरण अथवा आश्रम, नारियों की स्थिति। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद 30वां प्रश्न देखो। भारत में 10वीं से 17वीं शताब्दी तक आने वाले प्रमुख यात्रियों के विवरणों का इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या योगदान है? तो मैं आपको सिर्फ इसका उत्तर दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, पॉइंट 1 है अलबरूनी आए थे, फिर इब्न बतूता आए थे, फिर है बर्नियर आए थे, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखो, उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। जैसे साम्राज्य और दरबार के अध्ययन के मुख्य स्रोत, मुगल साम्राज्य की तथ्यात्मक सूचना का संग्रहण, मुगल शासन की सर्वोच्चता का दर्शाना। इसी तरह से 5 है दरबारी इतिहासकार, कालक्रम अनुसार घटनाएं, दरबार और शासन के इतिहास में समानता, रंगीन चित्र, और इसके बाद ये भाषा, और ये फिर 31वां, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया? तो इसका उत्तर दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है, और चौथा पॉइंट में ये रहा। अब आगे दिखाता हूँ। इसके बाद ये 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, यहाँ तक के। फिर अथवा प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न रहेगा। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों की व्याख्या कीजिए। छत्तीसगढ़ कैसे कैसे बना होगा? ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ की जो जिक्र कर रहे हैं ना, बहुत पुराना है। राजा कल्याण साय के विवरण पुस्तक में, जिसे हम क्या कहते हैं, मिस्टर चिस्म ने सन 1869 में देखा था। 48 किले दर्शाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर पूरा किले वाले हैं। उन 18 जो गढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ कहते हैं, छत्तीसगढ़ है। 18 रतनपुर में, 18 रायपुर में, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इनको याद करना है आपको। फिर चेदिसगढ़ का अभ्रंश है। फिर छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना कह रहा है। फिर साहित्य में छत्तीसगढ़, फिर निष्कर्ष। ठीक है, ये सारे टॉपिक दिया हुआ है। तो ये अंतिम प्रश्न था। इस तरह से आपका इतिहास भी कंप्लीट हो गया।